नमस्कार, NSC9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तेज भराला। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने बुधवार सुबह एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3M6 रॉकेट के जरिए अमेरिकी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का सफल प्रक्षेपण किया गया है। यह सैटेलाइट 6100 किलोग्राम वजनी है और अब तक भारत द्वारा लॉन्च किया गया सबसे भारी सैटेलाइट बन चुका है। इस मिशन के साथ ही भारत ने भारी सैटेलाइट प्रक्षेपण की अपनी क्षमता को एक बार फिर दुनिया के सामने साबित किया है। जिस LVM-3 रॉकेट से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, उसका कुल वजन करीब 640 टन है। यह भारत का अब तक का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल है। अपनी जबरदस्त शक्ति, अधिक पेलोड उठाने की क्षमता और बेहतरीन प्रदर्शन के चलते इस रॉकेट को लोकप्रिय रूप से बाहुबली रॉकेट कहा जाता है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसका मकसद सामान्य स्मार्टफोन तक सीधे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। इसके जरिए धरती पर कहीं से भी 4G और 5G वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग, स्ट्रीमिंग और डेटा सेवाएं उपलब्ध होंगी। भारत में आर्थिक अपराधी घोषित किए जा चुके विजय माल्या और ललित मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो विजय माल्या के जन्मदिन का बताया जाता है, जिसमें ललित मोदी मजाकी अंदाज में खुद को और माल्या को भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े कहते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को ललित मोदी ने 22 दिसंबर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद पोस्ट किया था। इसके बाद से यह वीडियो चर्चा में आ गया और 23 दिसंबर को मीडिया में इसकी खबरें सामने आई। अपनी पोस्ट में ललित ने लिखा, चलो फिर से इंटरनेट हिला देता हूं। खासकर आप मीडिया वालों के लिए जलन के साथ देखते रहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में आज भी जो हिंदू मुस्लिम से जुड़े हुए विवाद नजर आते हैं, उनके पीछे कांग्रेस की सेक्युलरिज्म की सोच और वोट बैंक की राजनीति जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म की अवधारणा को गलत तरीके से देश के सामने पेश किया। गडकरी के मुताबिक सेक्युलर का अर्थ धर्मनिरपेक्षता या किसी एक वर्ग का तुष्टीकरण करना नहीं है। इसका सही मतलब सर्वधर्म समभाव होता है, यानी सभी धर्मों को समान सम्मान और सबको न्याय और सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करना है। बता दें कि गडकरी दिल्ली में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी की पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि के लोकार्पण कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी मौजूद रहे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बार फिर अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी ताकत और तकनीकी क्षमता का जो लोहा मनवाया है, इस मिशन भारत के लिए एक बड़ा मील का यह मिशन साबित होने वाला है, बड़ा मील का पत्थर। और PM मोदी ने इस सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, भारत ने अंतरिक्ष में एक बड़ी छलांग लगाई है। LVM-3M6 मिशन की सफलता के साथ भारत ने अपनी धरती से अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट अमेरिका का ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 है, जिसे उसकी सही कक्षा में स्थापित किया गया। यह भारत के लिए गर्व का पल है। उन्होंने आगे लिखा, इस सफलता से भारत की भारी सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता मजबूत हुई है। साथ ही यह दुनिया भर में व्यावसायिक लॉन्च के बाजार में भारत की बढ़ती भूमिका को भी दिखाता है। यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत के हमारे प्रयासों का एक प्रमाण है। हिंदी साहित्य का एक चमकता हुआ सूरज अस्त हो गया। शब्दों की दुनिया में अपनी अलग और गहरी पहचान बनाने वाले वरिष्ठ कवि कथाकार विनोद कुमार शुक्ल अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने मंगलवार को एम्स रायपुर में अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे, वहीं उनका इलाज जारी था। महज एक महीने पहले 21 नवंबर को उन्होंने हिंदी साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया और अब वही हाथ जो शब्दों को सहलाते थे स्थिर हो गए। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्य में उस दुर्लभ आवाज के लेखक थे जो बिना शोर के बहुत दूर तक सुनाई देते रहे। 1971 में प्रकाशित पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद से शुरू हुआ। उनका साहित्यिक सफर कविता को नई विनम्रता, नई संवेदना और नई दृष्टि देता चला गया।
मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के मुस्लिम स्टाफ के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार करने के आरोपों को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मामले में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की नेता नाजिया इलाही खान के खिलाफ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कड़ा रुख अपनाया है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, ऐसी जहरीली मानसिकता के खिलाफ इंडिगो को खुद आगे आकर अपने कर्मचारी के पक्ष में खड़ा होना चाहिए और इस महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। साथ ही हमेशा के लिए ऐसे यात्रियों की यात्रा प्रतिबंधित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बता दें कि बीजेपी अल्पसंख्यक नेता नाजिया इलाही खान इंडिगो में मुस्लिम कर्मचारियों की भर्ती से नाराज हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि एयरलाइन में मुस्लिम कर्मचारियों की भर्ती बड़ी संख्या में की जा रही है और प्रबंधन को या तो कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना चाहिए या ऐसी भर्तियां बंद कर देनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिंदी के वरिष्ठ लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विनोद कुमार शुक्ल का निधन साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है और इसकी भरपाई कर पाना संभव ही नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाकर उन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया और उन्होंने देश और छत्तीसगढ़ का नाम दुनिया के लिए रोशन किया था। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। विनोद कुमार शुक्ला जी का निधन साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसकी भरपाई करना संभव नहीं है। और उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार पाकर छत्तीसगढ़ का नाम साहित्य के जगत में रोशन किया था। पूरे देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने रोशन किया था। और जब वो पुरस्कार का घोषणा हुई थी तो हम उनके घर में आए थे, उन्हें बधाई दिए थे और कुछ दिनों के पश्चात वो बीमार हो गए तो अस्पताल में भी हम उनसे मिलने गए थे। और आने वाला साल जो साहित्य उत्सव का आयोजन होने वाला है छत्तीसगढ़ में, उसके विषय में हम उनको बताए थे और आप जल्दी स्वस्थ हुई, आपको उसमें रहना है। तो मुस्कुराए थे। और लेकिन ये तो विधि का विधान है, वो हम लोगों के बीच नहीं रहे, तो उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में जगह दे और शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। पूरा प्रदेश दुखी है। कल एक बड़ा कार्यक्रम भी था बिलासपुर में, डॉक्टर कुमार विश्वास जी का कवि सम्मेलन था, लेकिन जब हम लोग को निधन का समाचार मिला तो 20,000 से ज्यादा लोग थे। वहाँ भी हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके कवि सम्मेलन को स्थगित किया।
अमेरिका में यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े मामलों में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रेप के आरोप लगे हैं। इस मामले पर अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि ये आरोप बिना किसी ठोस सबूत के हैं और इन्हें सच मानना उचित नहीं है। मंगलवार रात को इस मामले से जुड़े हुए करीब 30,000 पन्नों के नए दस्तावेज जारी किए गए। इनमें एक महिला का दावा शामिल है कि ट्रंप और एप्स्टीन दोनों ने उसके साथ गलत काम किया। इसके अलावा एक ड्राइवर का बयान भी है जिसने कहा कि उसने ट्रंप और एप्स्टीन को एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार की बात करते हुए सुना था। हालांकि फाइल्स में यह नहीं बताया गया कि एफबीआई ने इन बातों की जांच की या नहीं। बताया गया कि आरोप लगाने वाली महिला की बाद में गोली लगने से संदिग्ध मौत हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। इस दौरान योगी सरकार ने राज्य का अनुपूरक बजट पेश किया, लेकिन मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने सरकार पर कड़े आरोप लगाए। सपा ने बजट को लेकर कहा कि सरकार जनता के पैसों का सही उपयोग नहीं कर पा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा, बजट इससे पहले भी आए थे, तो इस अनुपूरक बजट का कोई मतलब ही नहीं है, ये खर्च नहीं कर पाते हैं। अजमेर में जमीन विवाद से जुड़े हुए गंभीर मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी और तत्कालीन संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किरानीपुरा स्थित खसरा नंबर 2427 के दस्तावेजों में कथित काटछांट किए जाने के आरोप में परिवादी दीपक चौहान ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3 अजमेर की अदालत में परिवाद दर्ज करवाया था। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी पूर्व आईएएस अधिकारी महेश चंद्र शर्मा को नोटिस जारी कर तलब करने के आदेश दिए हैं। साथ ही न्यायालय ने परिवाद को विधिवत दर्ज करने के भी आदेश पारित किए। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता सुशील कुमार पवार ने बताया कि यह मामला पिछले 2 वर्ष से कोर्ट में विचाराधीन है। आरोप है कि कोर्ट रिकॉर्ड से जुड़े हुए दस्तावेजों में पूर्व आईएएस अधिकारी ने जानबूझकर संशोधन और काटछांट की, जिससे मामले की दिशा प्रभावित हुई। अब कोर्ट ने इस मामले पर विधिक परीक्षण का रास्ता खोला है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन पर प्रदेश भर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान जारी है। इसका उद्देश्य सरकार की सेवाओं को दूरदराज इलाकों तक पहुंचाना और जनता से सीधा संवाद करना है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने ये कार्यक्रम इसलिए शुरू किया है ताकि सरकार प्रदेश के अंतिम छोर तक बसे हुए लोगों तक अपनी पहुंच बना सके। राज्य भर के सभी प्रशासनिक विभाग जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इस अभियान के तहत विभिन्न जिलों में अधिकारियों की टीम लोगों से मिल रही है और उनके मुद्दों को सुनकर समाधान कर रही है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये कार्यक्रम आम जनता और सामान्य जनता, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले सामान्य लोगों को सुविधा मिले, उनके घर के पास सरकार पहुंचे, सभी विभाग पहुंचे, उसको लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और सभी हमारे जितने भी राज्य के प्रशासनिक विभाग हैं, सभी प्रशासनिक विभाग और जिलाधिकारी स्वयं न्याय पंचायत स्तर पर जाकर सभी की जन सुनवाई कर रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं और उनका वहाँ पर तत्काल समाधान कर रहे हैं। क्योंकि हमारे राज्य में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं, अगर मैं बात करूं चमोली जनपद की, देवाल से गोपेश्वर आने में पूरा दिन लग जाता है और 2 दिन का समय आने जाने में ही खर्च हो जाता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी प्रकार से अगर पिथौरागढ़ में मैं धारचूला से आगे गुंजी, नाभी, ऐसे अनेक स्थान हैं, इन स्थानों से पिथौरागढ़ आते में कम से कम 2 दिन का समय आने जाने में लग जाता है। तो ऐसे में जनता की समस्याओं का तत्काल वहीं पर समाधान हो जाए, उनको कार्यालयों को चक्कर न लगाना पड़े, बेफजूल अपना खर्चा न करना पड़े। और सभी विभागों को ये कहा गया है, मैं स्वयं भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, हमारे सभी माननीय मंत्रीगण भी अपने अपने अलग अलग जो व्यवस्थाएं बनी हैं उन जिलों का भ्रमण भी करेंगे, उनकी समीक्षाएं भी करेंगे, हमारे विधायकगण भी कर रहे हैं, अन्य जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं।
सभी लोग जाकर जनता को उन केंद्रों तक लाने का, कैंपों में लाने, उनका सहयोग करके उनकी समस्याओं के निस्तारण का काम कर रहे हैं। और 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक इन कैंपों में भाग ले लिया है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और ये अनुरोध रूप से 45 दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। सर, आप नाइट स्टे भी कर रहे हैं, किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है? देखिए, चूँकि किसी भी स्थान पर जाएं और वहाँ पर लोगों के साथ बैठें, बात करें, सभी प्रकार के वर्ग के लोग, सभी जो सरकार का फीडबैक है, वहाँ की ज़रूरतें हैं, वहाँ की चुनौतियाँ हैं, उससे आसानी होती है आगे काम करने में भी, योजनाएं बनाने में भी। और इसका अच्छा फीडबैक मिल रहा है। अच्छा कार्य व्यवहार में भी जो है हम लोगों को, क्योंकि जब हम स्वयं नीचे जाते हैं तो हमारे अन्य लोग भी, जो हमारे अधिकारीगण हैं, वो भी जनता की त्वरित रूप से समस्याएं सुनकर उनका समाधान करते हैं। भालू के हमले में जो बच्चे घायल हुए, सर आपने बात भी की थी, अब इस बीच में बहुत ज़्यादा हमले हो गए हैं, क्या कोई एक्सपर्ट भी हम भेज रहे हैं कुछ? देखिए, इसमें मैंने अभी माननीय भूपेंद्र यादव जी, वन एवं पर्यावरण मंत्री जी से भी इस पर अनुरोध किया है कि राज्य के अंदर ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। जगह जगह पर ये मानव वन्य जीव संघर्ष भालू के हमलों के कारण से, गुलदार के हमलों के कारण से लगातार बढ़ रहा है। हम जगह जगह रेस्क्यू सेंटर बनाने का भी हमने काम प्रारंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त जो सभी हमारे अधिकारी हैं वो ग्राउंड पर जाएं, गश्त लगाएं और किसी भी कीमत पर जान माल की सुरक्षा की जाए, उसके लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए NSC 9 न्यूज़। नमस्कार।